दीपक सर, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, 3 राज्यों में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल तीनों मुख्यमंत्री बने थे। और संयोग देखिए कि तीनों कहीं ना कहीं, तीनों के या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या खुद या बेहद करीबी कोई ओएसडी, किसी के रिश्तेदार, ये सब के सब ईडी की नेट में है। उद्धव ठाकरे के साले भी हैं, उनकी पार्टी के लोग भी हैं, अनिल देशमुख भी है, तो टीएमसी के लोग भी हैं, लालू परिवार भी है। तो ये विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लिए गब्बर सिंह क्यों बनता जा रहा है ईडी? देखिए, एक चीज हमें अभिषेक भाई समझनी होगी। हालांकि सतीश भाई ने भी रोशनी डाली है और वानखेड़े साहब भी रोशनी डाल के गए हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कि कांग्रेस का हर दूसरा विधायक या हर दूसरा सांसद, कई ऐसे कांग्रेस के अभी भी सांसद हैं, जैसे भी इन्होंने राजीव शुक्ला का जिक्र किया, प्रमोद तिवारी हैं, बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके पास दौलत भी है और जो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने का कुवत भी रखते हैं। तो कांग्रेस के प्रति मेरा मानना है कि फोकस नहीं है अमित शाह का या नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार हैं। जो फोकस है वो फंडिंग पर है, फाइनेंशियल पाइपलाइन को तोड़ना है। और समय समय पर फाइनेंशियल पाइपलाइंस जो हैं उनको तोड़ा गया। जैसे हमारी अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत डी शिव कुमार से हुई थी। डी शिव कुमार को सबसे पहले घेरा गया, और ये जब घेराबंदी हुई, उस घेरेबंदी में ये अलग बात है कि फिर कर्नाटक की सरकार भी चली गई कांग्रेस की, लेकिन जो इनकम टैक्स की एजेंसीज हैं, और जाहिर तौर पे जो ईडी है, अगर इनकम टैक्स इनिशिएट करती है तो ईडी उसको फॉलो करती है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला आता है तो फिर ईडी आती है पिक्चर में। डी शिव कुमार की जब घेराबंदी हो गई, सरकार चली गई, तो इलेक्शन की और तमाम आप कह सकते हैं जो फंडिंग थी, और पार्टी की फंडिंग होती है, कोई नई बात नहीं है। मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो बड़ी कमजोर सरकारें थी भाजपा की। एक छत्तीसगढ़ में सरकार थी, एक मध्य प्रदेश में थी। तो जो कॉरपोरेट, जो आप कह सकते हैं जो ताकत थी, वो गुजरात के पास थी। और मोदी जी के से लोग चंदा लेते थे, ऐसा नहीं है, और वो फंड करते थे गुजरात। तो डी शिव कुमार के बाद जो फोकस था वो कमलनाथ पे गया। कमलनाथ उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और अमित शाह ने या उनकी टीम ने ईडी और इनकम टैक्स, इन्होंने धावा बोला फिर मध्य प्रदेश पे। और कमलनाथ के जो सबसे खास आदमी थे, उनकी इनकम टैक्स ने घेराबंदी करी और 200-250 करोड़ के आसपास था। और फिर आपने देखा होगा कि फिर उनके कई रिश्तेदार वगैरह, और कुल मिलाकर वो मध्य प्रदेश का जो पाइपलाइन थी फाइनेंशियल, वो तोड़ी गई, और उस फाइनेंशियल पाइपलाइन के साथ मध्य प्रदेश में सरकार भी गिर गई। आज की तारीख में एकदम सही अशोक वानखेड़े जी ने भी कहा और सतीश जी ने भी कहा कि जो कांग्रेस की जो मेजर फंडिंग है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या कहीं भी चुनाव है, तो वो भूपेश बघेल के जरिए ही होती है। और सियासत में हमेशा में जो पार्टी जहां स्टेट में पावर में होती है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लास्ट अटेम्प्ट है कि अब छत्तीसगढ़ की घेरा, ये सबसे बड़ा बीजेपी का ऑपरेशन है। इट्स द बिगेस्ट ऑपरेशन सो फार। और इसमें जो मैं देख रहा हूं कि जो 2 महिला अधिकारी हैं, एक सौम्या चौरसिया हैं और एक रानू साहू हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं और एक पीसीएस हैं। इनके यहाँ इनकम टैक्स ने सबसे पहले जो घेराबंदी थी, वो ज्यादा ताकतवर है, उनको डिफैक्टो सीएम कहा जा रहा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। उनको डिफैक्टो सीएम तक कहा जा रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो सौम्या है, इनकम टैक्स ने पहले काफ़ी इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, और इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के बाद इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, उसमें से जो लीड्स मिली, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का एक एंगल आया और ये घेराबंदी हुई। सवाल इस बात का है कि भूपेश बघेल क्या इससे उभर सकते, क्योंकि उनका उभरना जरूरी। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं पक्ष और विपक्ष, अगर बघेल साहब की अगर घेराबंदी हो गई और वो कहीं ना कहीं सकम कर गए इस पूरे प्रेशर में, या जो लीड्स हैं वहां तक पहुंच गई,
तो इससे क्या होगा, कांग्रेस का भी नुकसान होगा और उसका जो भारत जोड़ो यात्रा का भी नुकसान होगा, इसमें इसमें कांग्रेस का भी नुकसान होगा। अगले साल जो सुपर सेमीफाइनल होने हैं 4 राज्यों में, देखिए गुजरात और हिमाचल को मैं सेमीफाइनल नहीं मानता हूँ, और जिस तरह की रिपोर्टिंग गुजरात और हिमाचल में चल रही है कि इसके बाद क्या होगा, असली जो सेमीफाइनल है, जो रियल सेमीफाइनल है, वो अगले साल 4 राज्यों में है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इत्तेफाक से उन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी वो चारों राज्यों में हारी, जो 4 राज्य उसके गढ़ थे, चारों जगह कांग्रेस की सरकार थी। और आज 2 जगह रह गई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2 जगह उनकी सरकार नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो असली बैटल है, बैटल फॉर 24, इट विल बी फॉट ऑन 23 2023 में, मई से दिसंबर के बीच में। हो सकता है मई में चुनाव कर्नाटक का होगा और उसके बाद नवंबर दिसंबर में इन 3 राज्यों में होगा। ये तैयारी जो है, ये जो आज की जो मुझे रेट दिखती है वो यही है कि 2023 का जो सेमीफाइनल है उसका आप कह सकते हैं पिच खोदने का काम आज किया गया है। तो ये पिच खोदा गया है। और दीपक सर, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज बताइए, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं इसलिए आपसे मैं पूछने का हक भी रखता हूँ। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, मैं जानता नहीं हकीकत क्या है, कि टीएस सिंहदेव को उन्होंने वादा किया था कि आधा कार्यकाल आपको मिल जाएगा मुख्यमंत्री का। तो इस प्रकार की गतिविधियों से, ईडी की जो गतिविधियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं कांग्रेस की मदद तो नहीं कर रही है कि भूपेश बघेल का टर्म अब हो गया, अब राहुल गांधी को भी आसानी हो? देखिए, वो तो 2.5 साल का रोटेशन था, वो तो अब अध्याय समाप्त हो गया है। मुझे लगता है कि वो बात थी, ऐसा लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनको वर्ड्स दिए थे कि 2.5 साल के बाद। और जो राजा साहब हैं, राजा साहब वाकई उनका एक बहुत बड़ा योगदान था छत्तीसगढ़ की जीत में, ऐसा नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल, मुझे लगता है आज की तारीख में अगर कोई सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, पॉलिसी के लेवल पे, बातों के लेवल पे बैकवर्ड फेज है, जिसने पैसा भी, मतलब पार्टी की भी मदद करी पैसे से, बाकियों की भी मदद करी, अपने राज्य में किसी तरह का कोई, बहुत देखिए डिस्टर्ब्ड स्टेट है, ये मत सोचिएगा, ये वही स्टेट है जहां कांग्रेस की पूरी जमात खत्म हो गई थी, गोलियों से सब छलनी कर दिए थे बड़े से बड़े नेता। यहाँ पर जिस तरह से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन अंदर नहीं जाते थे, तो बहुत खराब स्थिति में उसको वहां से पुल किया है। रमन सिंह से बेहतर एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बघेल पार्टी भी चलाते हैं, इसमें अगर आप पार्टी के लिहाज से देखें तो प्रमोद महाजन क्या करते थे आप ये बताइए, या नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे 2014 से पहले, है ना? तो ऐसा नहीं देखना चाहिए, फंडिंग अपनी जगह पर है, वो तो फिर ये तो फिर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करिए, फिर तो हम विषयांतर कर जाएंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि बघेल पे जो अटैक है वो ट्रू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। नंबर 1, बघेल को कमजोर करना। ये जो अगले साल जो 4 राज्यों में चुनाव है, उसमें सबसे कमजोर विकेट पर अगर बीजेपी कहीं है, जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, अब रमन सिंह नहीं रहे, आज जो नेता विपक्ष हैं कोई उसका नाम नहीं बता पाएगा। आम आदमी जो है या दिल्ली के पत्रकार रमन सिंह के अलावा 4 बड़े नेता के नाम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है सरोज पांडे का नाम बता दें, एक आधा और का नाम बता दें किसी और कारण से, लेकिन वहां पर इस वक्त विधानसभा में बीजेपी के कौन से बड़े चेहरे हैं कोई नहीं बता पाएगा। तो बीजेपी बहुत कमजोर विकेट में। नंबर 1, बघेल को कमजोर करना, एक आप यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा लीवरेज देना बीजेपी को छत्तीसगढ़ में, नंबर 1। और नंबर 2, इस रेड का जो सबसे बड़ा मकसद है कि कांग्रेस की फाइनेंशियल पाइपलाइन पर हमला है ये, तो कांग्रेस को फाइनेंशियली कमजोर करना, नंबर 1। और नंबर 2, बघेल को कमजोर करके कम से कम एक बीजेपी को मौका देना कि वो छत्तीसगढ़ में फाइट में आए। एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार बीजेपी की सरकार रही है, जो बीजेपी का किला रहा है, बीजेपी ने ये स्टेट को बनाया था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो मेरा ये कहना है कि बघेल को लेकर ये जो ऑपरेशन है, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 40-50 ईडी की टीम वहां कैंप कर रही थी, और खुदा ना खास्ता अगर सौम्या चौरसिया से, रानू साहू से, 2-3 बिजनेसमैन हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ माइनिंग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ कॉरपोरेट है, इन सब की लीड्स अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गई
तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वज्रपात होगा, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए राजस्थान फिनेंशियली कोई बहुत ऐसा स्टेट नहीं है जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ है, माइनिंग की वजह से और तमाम चीजों की वजह से। तो जो एक एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कर्नाटक मदद कर रहा था फाइनेंशियली, या छत्तीसगढ़ मदद कर रहा था, या कमलनाथ अपनी रिसोर्सेज से मदद कर रहे थे पार्टी की, आज पार्टी में कोई फाइनेंशियल एड देने वाला है नहीं। पार्टी चलेगी कैसे? कैसे आप कैंपेन करेंगे, कैसे आप रैली करेंगे? क्योंकि कॉर्पोरेट अब पैसा नहीं देता है। कॉर्पोरेट जो पैसा देगा उसके यहाँ छापा पड़ जाएगा। एक सवाल ये महत्वपूर्ण है सवाल कि जी, आपने जो कहा पार्टी कि तो विपक्ष को कोई तो चलाएगा। जी केटीआर थोड़ी ना फाइनेंस करेंगे, केसीआर थोड़ी ना हमारा पैसा देंगे जाके। जी दीपक सर, सवाल पर हमारा है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपने उठाया है वो ये है झारखंड और छत्तीसगढ़ के गढ़ के क्रिएशन को लेकर कि बीजेपी ने किया था। आज की तारीख में दिखता है कि गुजरात के और महाराष्ट्र जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट है, जो यो कई प्रोड्यूसर स्टेट जिसको कहते हैं, और कंज्यूमर स्टेट की जो धारणा है इस देश में, उस प्रोड्यूसर स्टेट्स के मैक्सिमम लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या कॉर्पोरेट हों या पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस से पैदा हुए लोग हों, जिसमें कुछ सो कॉल्ड कोऑपरेटिव माफिया भी हो सकते हैं। आप समझदार को इशारा काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कभी हेमंत सोरेन के एमएलए को बंगाल में या असम रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश होती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को डिस्टर्ब करने की कोशिश। तो मेरा सवाल ये है कि कहीं ये एंगल तो नहीं है कि ये दो बड़े राज्य हैं जहां हमारे अपने काम कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ नेचुरली बीजेपी को वहाँ काफी सपोर्ट था। ये अलग बात है कि दोनों राज्यों में अब रमन सिंह वो ताकत नहीं रहे। अर्जुन मुंडा अपने को कहीं ना कहीं राजनाथ से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। अमित शाह और मोदी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रख पाए। बाबूलाल मरांडी पहले पार्टी छोड़ चुके थे, बाद में बाबूलाल मरांडी आए हैं अब। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी दोनों राज्यों में बहुत कमजोर हो गई है, और जाहिर तौर पे वो चाहेगी कि वो इस ग्राउंड को गेन करे। और मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी की निगाह वहां की विधानसभा से कहीं ज्यादा उन 25 सीटों पे, 11 सीट छत्तीसगढ़ में, 14 सीट जो है वो झारखंड में, 25 सीट एक बड़ा चंक है। तो वहां पर दोनों स्टेट्स में अगर आप वीक हैं, और अगर वहां पर करप्शन है, अगर वहां से फिनेंस अपोजिशन का जनरेट हो रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों में पैसा है। पैसा इसलिए है, माइंस है, मिनरल है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियरेंस है, ट्राइबल है, फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए वहां पर बिग मनी है। तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन के पैसे को भी टारगेट करना चाहते हैं, उस फाइनेंशियल पाइपलाइन को ध्वस्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इन दो राज्यों में वो अपनी पोजीशन जो पॉलिटिकल है उसको भी रिगेन करना चाहते हैं 2024 में। ये मेरा मानना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे एक जमाने में आप जैसे इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जो भी हुआ करते थे उस दौर में, जब गोदी मीडिया टर्म जो है वो इजाद नहीं किया गया था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। चाहे टाडा का मामला हो, एक पूरी की पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी आती थी उसकी, किसी भी सेंट्रल एजेंसीज की, चाहे वो आतंकवाद के नाम पर हो या इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हो, तो पूरी डिटेल्ड स्टोरी आती थी। आपको याद होगा फेरा को लेकर काफी बवाल हुआ, कई स्टोरी उस पर छपी, तब जाकर के बाद में थोड़ा सा लिबरल लॉ फेमा लाया गया, फेरा को रिप्लेस करके लाया गया। आज की तारीख में क्या लगता है कि आप जैसे लोग, मैं आपको भी उसमें इंक्लूड करता हूं, कि ईडी की गतिविधियों के ऊपर, हालिया गतिविधियों के ऊपर जिस प्रकार से एक सतही स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने की थी, सजीत सर नमस्कार, आपने समय दिया, जो एक स्टोरी की थी इंडियन एक्सप्रेस ने, उसका कोई डिटेल्ड वर्जन सामने आ पाएगा? देखिए आज के दौर में क्या है कि बहुत लिमिटेड एक्सेस है रिपोर्टर्स के पास। हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे सरकार की, तो हम लोग ईडी के डायरेक्टर से मिलते थे, जॉइंट डायरेक्टर से मिलते थे। जो दस्तावेज हम चाहते थे वो हमको दस्तावेज मिल जाते थे, हमको चार्जशीट की कॉपीज मिल जाती थी। इसी तरह से होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी से हम लोग हर दूसरे दिन मुलाकात हमारी होती थी, और चाहे वो अडवाणी हो, चाहे वो इवन चिदम्बरम भी हो, उनसे लगातार हम लोग टच में रहते थे कि किस राज्य में क्या हो रहा है, किस ऑपरेशन के पीछे क्या है। ऐसे ही सीबीआई में था, सीबीआई में भी बहुत ज़बरदस्त एक्सेस रिपोर्टर्स की रहती थी, और अगर मेहनत करने वाला रिपोर्टर है, पैनी निगाह रखने वाला रिपोर्टर है,
तो उसको पूरा मौका मिलता था कि वो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझे, डीप डाइव करे डॉक्यूमेंट्स में और सही रिपोर्टिंग पे। आज की तारीख में आप इंडियन एक्सप्रेस को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपके लिए मंत्रालयों के दरवाजे बंद हैं। एजेंसियों में आपसे कोई अधिकारी आपसे बात नहीं करेगा। आरटीआई अगर आप लगाते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं आएगा। तो जब आपके पास सारे मैकेनिज्म, सारा रास्ता ये आपके पास खत्म हो गया है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि किस तरह से हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, जब हमारे पास हमारा फाइल तक एक्सेस नहीं है, अधिकारी तक एक्सेस नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं है, मंत्रालय आप अंदर जा नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इस सरकार में वाकई क्या हो रहा है, क्या कोई गड़बड़ हो रहा है, क्या घपला हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये किसी को अभिषेक नहीं मालूम है। गाहे बगाहे कोई सुप्रीम कोर्ट में बहस हो और वहां पर कोई उस जिरह में कोई बात सामने चली आए, या कोई विक्टिम है या कोई इस तरह का व्यक्ति है जो अधिकारी है नाराज हो जाए और वो फिर जो है आके कोई बात बता दे, तब तो पता लग जाती है। लेकिन रूटीन उसमें आज सरकार के भीतर, मोदी सरकार के भीतर क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम है। यहाँ तक कि कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं वो भी सारे नहीं बताए जाते। अब ये सोचिए आप, सबसे बड़ा लोकतंत्र, जनादेश से बनी सरकार, कैबिनेट उसकी एक सर्वोच्च संस्था फैसले लेने वाली, और उसके फैसले अगर आप जनता को नहीं बता रहे हैं, या 10 फैसले हुए 5 ही पे ब्रीफिंग हो रही है, तो ये एक ऐसा दौर है जहां पर वही बातें सामने आती हैं जो सरकार बताना चाहती है। और जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो हमारे और आप जैसे लोग ही मेहनत करके कहीं से जनता के सामने रखते हैं। तो गोदी मीडिया और गोदी अखबार, जिनका इतना बड़ा एपरेटस है। आरटीआई की बात की है, छोटा सा मैं आपको दे रहा हूँ, कल का ही इंफॉर्मेशन है। केनरा बैंक से आरटीआई मांगी गई, 1,29,000 करोड़ रुपए के लोन उसने राइट ऑफ किए हैं। किसके किए हैं वो नाम का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थे कुछ महीनों पहले। मैं बताऊं, मेरे पास पक्की सूचना थी एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस को लेकर कि उनके खिलाफ जो है एक एफआईआर हुई है। अब सवाल ये है कि ईडी में एफआईआर नहीं कहते, वहां पर ईसीआईआर कहते हैं उसको। मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। एफआईआर नहीं कहते, ईसीआईआर, लेकिन मैं एफआईआर का मतलब रिपोर्ट। लेकिन मजाल है कि हमको पता लग पाए, हमको कोई दस्तावेज मिल पाए, कोई अधिकारी हमसे कंफर्म करे। अब अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एफआईआर की कॉपी नहीं है, आपके पास किसी अधिकारी से कोई सूचना नहीं मिल रही, तो आप कभी उस खबर को ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसी तमाम खबरें हैं जो रिपोर्टर्स को उड़ते उड़ते पता लगती हैं लेकिन ब्रेक नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि जब ये सरकार जाएगी, जब भी जाएगी, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे भी, कभी ना कभी तो एक दूसरी सरकार आई, कभी ना कभी तो विपक्ष में, तब बहुत से आपको चीजें जो हैं वो हो सकता है कि कुछ बड़े खुलासे आपको पता लगे। अरे ऐसा भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा तो उस कॉर्पोरेट हाउस को ये चीजें दी गई, अच्छा टेंडर में ये प्रोसेस नहीं किया गया, यहाँ पर ये इरेगुलरिटीज हैं। क्योंकि देखिए ऑडिटिंग भी नहीं हो रही है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है, सीएजी ऑडिट नहीं कर रहा प्रॉपरली, अदालतें जो हैं वो संज्ञान नहीं ले रही हैं, डर रही हैं अदालतें, और आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं वन वे ट्रैफिक हो गया है। तो कोई मैकेनिज्म, कोई रास्ता नहीं है कि अगर आप सरकार हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, आप कौन से फैसले ले रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। या अगर आप बीजेपी का ही देख लीजिए, बीजेपी के पास जितना आज की तारीख में फंड्स हैं, और नंबर 1 में जो फंड्स हैं उसके आधे भी कांग्रेस के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम किसी पत्रकार को दोष दें या हम किसी एंकर को दोष दें, व्यवस्था ही ऐसी हो गई है जहां हमारे सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं कंप्रोमाइज लगती हैं।